लेट्स रीस्टार्ट, चालू कर दें। ये लो भाई, तो ये रहा। तो जैसा मैंने बोला कि जो एलपीजी पॉलिसीज आई थी वो दो मेन कैटेगरीज में थी। एक स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो जरूरी थे काय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। सुनिएगा, काय के लिए लेके आए स्टेबलाइजेशन मेजर्स, ऊपर से याद होना चाहिए, टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली जो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे वो दो चीजों के लिए थे, नाम याद रखिएगा। एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी था बहुत ज्यादा, और किसको जरूरी था, एडवर्स बीओपी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत ज्यादा लोएस्ट लेवल तक आ गए थे ना हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स, तो उसको ठीक करना जरूरी था। तो ये याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म मेजर्स, स्टेबलाइजेशन मेजर्स किसके लिए आए थे। ठीक है सर, बड़े रिफॉर्म्स काय के लिए आए थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो लॉन्ग टर्म के लिए थे और वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी थी। सर सिंपल सी बात है, देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था एंड कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना था, उसके लिए डिफरेंट सेक्टर्स को ग्रो करना जरूरी था। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर द लॉन्ग टर्म मेजर्स एंड स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स आर द शॉर्ट टर्म मेजर्स। क्लियर है। और थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन वाला याद रखना, काय के लिए आए थे, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इमीडिएटली जरूरी था एंड बीओपी जो नेगेटिव बहुत ज्यादा था उसको भी कंट्रोल करना जरूरी था। एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बेसिकली किस लिए थे, लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सभी सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए थे। क्लियर, ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर 1, अब एलपीजी तो ऐसे मोटा मोटा बोला जाता है कि इसमें 3 ही रिफॉर्म्स थे एलपीजी, लेकिन सर इसमें बहुत सारी चीजों में रिफॉर्म्स आए। इकोनॉमी में जितनी भी चीजें होती है ना इकोनॉमी में, सबके अंदर थोड़े थोड़े रिफॉर्म्स आए, चाहे आप मॉनेटरी सेक्टर बोलो, चाहे मॉनेटरी सिस्टम बोल लो, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम, चाहे आप बोलो फिस्कल रिफॉर्म्स, चाहे आप बोलो कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, भाई इकोनॉमी में जो जो चीजें आती हैं सभी के अंदर कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आए। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। फिस्कल रिफॉर्म्स, फिस्कल का मतलब क्या होता है, बजट, बजट का मतलब क्या होगा बेसिकली, क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन रिलेटेड चीजें। अब आप देखते हैं, देखना आप नंबर 1, सर आप तो जानते ही हो कि फिस्कल रिफॉर्म्स की बात तो छोड़ो, अपना तो भयंकर क्या चल रहा था, फिस्कल डेफिसिट चल रहा था। क्या भाई, पॉलिसी आने से पहले बहुत ज्यादा हम किस में थे, बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट के अंदर थे। क्लियर है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। सो टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट वाज द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। 1991 में जो पॉलिसीज आई, इनका मेन प्रायोरिटी क्या था सर, कि उसको कम करना है, हमारे फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, और ये रीजन भी पूछ सकता है कि वो जो फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा होता जा रहा था उसके क्या क्या रीजंस थे, फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा हुआ क्यों, क्या कारण था। तो सुनिएगा, इट वाज कॉज्ड बाय, ऐसा माना जाता है, एक्सेस डोमेस्टिक डिमांड। हमारे देश में जो डिमांड थी वो एक्सेस हो रही थी, जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा उसके लेवल्स बढ़ रहे थे, मतलब एग्रीगेट डिमांड वाज मोर, हाई एग्रीगेट डिमांड हो रही थी। एंड सर्ज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। क्लियर है क्या। और इन वजह से हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट था, जिसको CAD बोला जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट में बेसिकली बहुत ज्यादा हमारे प्रॉब्लम हो गया था। तो इस वजह से जो हमारा ह्यूज फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जा रहा था, ये रीजन याद रखिएगा। क्या, राइज इन एग्रीगेट डिमांड एंड ह्यूज सर्ज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस वजह से हमारे क्या हुए, उस टाइम पर बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हुए। ये रीजन याद रखिएगा, ठीक है। मेरे को जहां तक लगता है पूछना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्यों हुआ था इतना ज्यादा, ऐसा क्या हो रहा था। तो सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, इसके लिए सरकार क्या लेके आई, फिस्कल रिफॉर्म्स लेकर के आई। जरूरी था ना फिस्कल रिफॉर्म्स, इसको कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है। तो गवर्नमेंट ने पूरा दिमाग लगाया फिस्कल रिफॉर्म्स में, मेनली 2 चीजें करी। क्या, खुद के रेवेन्यू को बढ़ाया। क्या किया बेटा, खुद के रेवेन्यू को बढ़ाया। रेवेन्यू मतलब क्या, टैक्स। गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है, मेनली टैक्सेस को बढ़ाया। इन रिफॉर्म्स के अंदर सरकार ने क्या किए, 2 मेन चीजें, टैक्स को बढ़ाने में दिमाग लगाया और खुद के खर्चे को रिड्यूस करने में दिमाग लगाया। बजट में 2 ही तो चीजें होती हैं सर, गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट की रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए, लिखा हुआ है ना, टू ऑगमेंट द रेवेन्यूज। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, इंक्रीज करना। क्लियर है क्या। सो दे took several measures to increase the government revenue, टैक्सेशन को बढ़ाने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या किया, देखना। और मेनली बात याद रखना कि फिस्कल रेवेन्यू में 2 चीज करी, टैक्स को बढ़ाया, टैक्स के कलेक्शन को बढ़ाया। आई एम नॉट सेइंग कि टैक्स रेट्स बढ़ा दी, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स नहीं बढ़ाई कि यार ज्यादा पैसा लेने के लिए, रेट्स को नहीं बढ़ाया, टैक्स के कलेक्शन को बढ़ाया, क्योंकि कंप्लायंस नहीं होती थी टैक्स की, लोग टैक्स भरते नहीं थे, उस चीज को इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट किया। सो लोग टैक्स भरने लगे और ऐसे सिंप्लीफाई किया रूल्स को, ऐसे करके टैक्स कलेक्शन आने लगा। क्लियर है क्या।
अभी दिखाएंगे ना, आएगा अगले पेज पे, ठीक है। और गवर्नमेंट ने खुद के जो खर्चे जो ज्यादा हो रहे थे अननेसेसरी, उसको थोड़ा कंट्रोल किया। तो इसका मतलब क्या होता है, कर्ब, इसको बोलते हैं टू कर्टेल द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो उसने खुद के खर्चों को कंट्रोल किया, रिड्यूस किया और रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करी फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर। फिस्कल मतलब बजट होता है, बजट में दो ही तो चीजें होती हैं, टैक्स, कमाई और खर्चे गवर्नमेंट के। कमाई होती है टैक्स और खर्चे कंट्रोल किए उसने। क्लियर? अब कैसे किए वो पढ़ते हैं, एक एक आइटम देखो भाई, एक एक आइटम। नंबर 1, क्या क्या किया सर सरकार ने फिस्कल रिफॉर्म्स में? नंबर 1, टैक्स स्ट्रक्चर को क्या बनाया, थोड़ा ट्रांसपेरेंट, आसान। समझ में आया क्या? आसान बनाया, ट्रांसपेरेंट बनाया सर, इजी हो जाए ताकि समझना। बेटर टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि सर जो टैक्स भरते थे लोग वो कम थे, तो उनको बढ़ाने की कोशिश इन्होंने करी। कर्बिंग, खुद के खर्चों को क्या किया, कर्ब किया, रोका, कर्टेल किया, रोक लगाई खुद के खर्चों पर। क्लियर है क्या? एंड जो फ्री फोकटिये में सब्सिडीज बांटते थे उनको भी रिड्यूस किया। भाई सब्सिडीज बांटना भी तो गवर्नमेंट का खर्चा है ना सर, अरे सही है। तो खुद के खर्चों को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडीज को रिड्यूस किया, और कुछ अननेसेसरी सब्सिडीज को तो बिल्कुल ही क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। सही बात है, फालतू की बातें जा रहे थे उनको तो बिल्कुल बंद कर दिया, और जो जरूरी थी उनको भी थोड़ा रिड्यूस कर दिया ताकि गवर्नमेंट के खर्चे कम हो। क्लियर है? और क्या किया सरकार ने फिस्कल रिफॉर्म्स में? सोचो, बार बार बोल रहा हूं, फिस्कल रिफॉर्म्स मतलब बजट रिलेटेड रिफॉर्म्स यार। बजट के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, टैक्सेशन। सही है क्या? और क्या किया सर सरकार ने खुद के बजट में? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी होल्डिंग्स इन सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कुछ बिजनेसेस जो गवर्नमेंट के घाटे में चल रहे थे वहां से खुद की इक्विटी को बेचा, प्राइवेट सेक्टर को दिया। समझ गए मेरी बात? भाई फालतू में अननेसेसरी फुल 100% स्टेक या 90% स्टेक लेके बैठे हैं तो उसमें से 30% बेच दिए। डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, थोड़ा स्मॉल पोर्शन को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। आज आपको बताता हूं, 2 वर्ड्स बता रहा हूं, एक होता है डाइवेस्टमेंट, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आपने 50% से ज्यादा स्टेक बेच दिया गवर्नमेंट ने, दैट्स कॉल्ड डाइवेस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसे? बड़ा स्टेक है ना, बड़ा स्टेक बेचोगे तो डाइवेस्टमेंट। और अगर छोटा मोटा स्टेक, स्मॉल पोर्शन, 25% 30% तक छोटा पोर्शन ऑफ स्टेक गवर्नमेंट ने, मान लो खुद की कोई कंपनी है उसमें से 30% 28% किसी को बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर को खुद का इक्विटी, तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिसइन्वेस्टमेंट। तो आई बात समझ में? पहले बताया था किसी ने ये? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट, तो क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट तो वर्ड आपकी 12th क्लास में भी था बेटा, नया थोड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, क्यूट मैडम होती है स्कूल में, कम बताती है। चलिए, डिसइन्वेस्टमेंट है, डाइवेस्टमेंट नहीं बताया? ठीक, ओके ओके ओके। फर्क तो बताया होगा दोनों का? अच्छा अच्छा ठीक है, तो ऐसे क्या कर रहे हो यार? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भाई, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है घर पे। थोड़ा धीरे ही बोल लो देवियों, इतना मन की बात जोर से और बोलती है। क्या होता है डाइवेस्टमेंट? अच्छा अच्छा, डाइवेस्टमेंट मतलब मेजॉरिटी स्टेक अगर गवर्नमेंट ने खुद का बेच दिया। मान लो मेरा LIC है सपोज, है ना, सपोज गवर्नमेंट का उसमें स्टेक है 80%, उसमें से गवर्नमेंट ने 50% बेच दिया, सॉरी तो बड़ा पोर्शन बेच दिया, इसको डाइवेस्टमेंट बोलते हैं। और अगर छोटे परसेंट, लेस देन 30%, तो इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ भाई, अभी तो इतना सा याद रखो, गवर्नमेंट ने खुद का इक्विटी शेयर बेच दिया कुछ चीजों के अंदर, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में से खुद का इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी शेयर्स था, इक्विटी होल्डिंग थी, उसको बेचना स्टार्ट किया। ठीक है, और उससे भी तो पैसा आया गवर्नमेंट के, क्या बढ़े? रेवेन्यूज। क्या बढ़े? रेवेन्यूज। क्लियर है क्या? डिसइन्वेस्टमेंट कौन सी रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की? कैपिटल रिसिप्ट। करेक्ट 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 करेक्ट। चलो, हाँ भाई, कैपिटल रिसिप्ट में दो ही तो आइटम होते हैं, डेट रिसिप्ट और नॉन डेट रिसिप्ट। ये क्या होता है? नॉन डेट रिसिप्ट। कर्जा थोड़ी लिया है, खुद ही की चीज को बेच दिया। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। डिसइन्वेस्टमेंट किया तो रेवेन्यू बढ़े ना इससे। और क्या हुआ सर? एनकरेज किया प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया। क्लियर है क्या? सो मेनली बजट रिलेटेड तो सिर्फ मेनली यही हुए आइटम्स। क्लियर है? तो फिस्कल रिफॉर्म्स में क्या क्या किया समझ में आएगा सबको सर? और आगे देखो, एक और लाइन लिखी है, इसके लिए फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया था कि एक तरीके से अपन तो बोलते ना किसी के आगे अपन मतलब नतमस्तक हो जाते हैं, बोलो बस बचा ले भाई, प्लीज बचा ले प्लीज।
तो इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, हिस्टोरिक एग्रीमेंट किया उस टाइम पर, किसके साथ, द गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू एन एमएमएस, बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ही एंटर्ड इनटू एन हिस्टोरिक एग्रीमेंट विद द आरबीआई इन सितंबर 1994। बोलो भाई प्लीज बचा ले, हमारे डेफिसिट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसको नील कर दे, बस एक बार नील कर दे, एक बार चुका दे मेरा कर्जा। क्लियर है? तो ऐसा किसने बोला, गवर्नमेंट ने बोला, किसको, आरबीआई को बोला, और एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ उनके बीच में सितंबर 1994 में, टू ब्रिंग डाउन द फिस्कल डेफिसिट टू नील बाय 1998। क्लियर है क्या? याद रखिएगा भाई साहब। ओके, अब आपको थोड़ा थोड़ा नई नई चीजें मिलने लगेगा कि यार ये तो नहीं पढ़ा था 12th में, कुछ आइटम्स धीरे धीरे पता लगेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद ये कौन से रिफॉर्म्स थे, फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म मतलब क्या होता है लोकेश, बजटरी। मेनली कौन से आइटम्स, और एक नया आइटम यहां पे क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई। उसके बाद सर मैंने बोला इकोनॉमी के सभी जो जितनी चीजें होती हैं छोटी छोटी, सब पे ही रिफॉर्म्स आए ना, ऐसा थोड़ी मेन एलपीजी 3 ही होते हैं, तो बहुत सारी चीजों में हुआ। तो सर एक मॉनेटरी रिफॉर्म्स भी है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर। मॉनेटरी सेक्टर मतलब बैंकिंग सेक्टर, सही है। फाइनेंशियल सेक्टर तुम जानते हो शेयर बाजार और ये सब बेसिकली, तो इसके अंदर भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आए। अब आप देखिएगा नंबर 1 क्या लिखा है इधर, ड्रास्टिक मॉनेटरी एंड फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स। कुछ बड़े चेंजेस इसके अंदर भी आए सर, जैसे कि, और ये क्यों आए, इनका ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द फाइनेंशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। देखो हमारा उस टाइम पे, आज जो पाकिस्तान की हालत है ना, हमारी ये हालत उस टाइम पे थी। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? पाकिस्तान की जो आज है हालत, वो हमारी हालत उस समय पे थी। आज ये हालत देखी नहीं जाती मेरे को पाकिस्तान की। अब लेकिन क्या करूं, मैं कुछ लोगों को बचाना चाहता हूं वहां से, वो बचा के कैसे लाऊं मैं उनको, जैसे बोलना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, बस बहुत खूबसूरती है उधर, तो मैं चाहता हूं वो लोग हमारे देश में आए, उनको मोदी जी क्या दें, एक वेलकम, वो बोलते ना है? मेरे घर चली जाए, ठीक है तो चलो खैर, मैं उन बदनसीब लोगों में से हूं जो पाकिस्तान नहीं जा सकता कभी भी। आप लोग जा सकते हो, कभी ना कभी नहीं जा सकते, है कोई कारण, मुझे मिल ही नहीं सकता, उसका वीजा नहीं मिल सकता, एंटर होने की परमिशन नहीं मिल सकती। हाँ चलो, मैंने आज तक आपको एक बात नहीं बताई, तो वो मैं बताऊंगा कब, व्हेन यू विल कम टू इंटर, सी इंटर। क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता ना, बताएंगे कल पक्का। देखो नहीं सो देखिएगा, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो सुनिएगा सब लोग, जैसा मैंने बोला हमारी हालत उस समय वो थी जो आज पाकिस्तान की हालत है। इसका मतलब आज पाकिस्तान में क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम की कमी है, कोई फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप्ड है ही नहीं। ऐसा ही हमारा भी था सर उस टाइम पे, तो इसलिए जरूरी थे कुछ मॉनेटरी और फिस्कल रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाना फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, टू मेक आवर फाइनेंशियल सिस्टम मोर, क्या बनाने के लिए, उसे और एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बहुत जरूरी था। तो इसके लिए मॉनेटरी मतलब बैंकिंग मेजर्स आए, बहुत सारे बैंक्स के अंदर कुछ गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने चीजें करी टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उस टाइम पे भी क्या होता था, बहुत ज्यादा ना बैंकों का पैसा लेते थे और लूट के बैंकों को निकल लेते थे, मजे मारते थे सरकारी पैसे से, फिर चुकाते ही नहीं थे। तो बहुत ज्यादा जो बैंक्स थे उस टाइम पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाती थी। यही आपको वो जो एक स्कैम 1992, आजकल में बहुत स्पीच प्रॉब्लम होने लग गई, तो स्कैम 1992 के अंदर वो दिखाया भी गया था कि बैंक्स के पैसे ऐसे बहुत लोग गबन हो जाते थे, और बहुत सारे उस टाइम पे एसबीआई लूप होल्स होते थे, उसका फायदा उठा के पैसे खा जाते थे, वो ऐसे बहुत ज्यादा चल रहा था। सो टू रिड्यूस दिस बर्डन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑन गवर्नमेंट बैंक्स, और गवर्नमेंट बैंक्स का ये जो बातें नहीं, गवर्नमेंट बैंक्स के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, इसका बर्डन रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए। क्लियर है? और क्या किया,
कंपटीशन को थोड़ा इंट्रोड्यूस किया। देखो लिखा है इंट्रोड्यूसिंग एंड सस्टेनिंग कंपटीशन, दैट मींस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर और ज्यादा बढ़ाया गया ताकि क्या आए, कंपटीशन आए। क्या आए, बैंकिंग सिस्टम में कंपटीशन आए। और डीरेगुलेट किया इंटरेस्ट रेट्स को, रेगुलेट करती थी इंटरेस्ट रेट्स को, मतलब बैंक वगैरह क्या रेट्स रखे हैं उनमें ज्यादा दिमाग लगाती थी सरकार, बीच वो ज्यादा वो करती थी, बीच में कीड़े करती थी कीड़े। तो उनको क्या किया, उस सिस्टम को खत्म किया। तो इसका मतलब तुम सोच रहे हो बोलो सर मतलब बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया, बोलो कितना भी चार्ज कर लो इंटरेस्ट रेट, ऐसा भी नहीं है, लेकिन डीरेगुलेट किया। जो फालतू में आप उनके ऊपर क्या लगाते थे, उनकी भाई उनका प्रोडक्ट है यार इंटरेस्ट रेट, उसको क्यों फालतू वो करना, तो उसको फालतू उसमें दखलंदाजी करते थे। तो उस सिस्टम को भी इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उसको डीरेगुलेट कर दिया। क्लियर है। और क्या किया, देखो फर्स्ट पॉइंट यही बोला, इंटरेस्ट रेट को कर दिया लिबरलाइज, उस पे से पाबंदियां हटा दी। ठीक है सर। एंड रिडक्शन इन कंट्रोल्स ऑन द बैंक्स बाय आरबीआई, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो सर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड आरबीआई ने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, वो जो कंट्रोल्स वगैरह लगा रखे थे इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा, तो उन्होंने उसके ऊपर रिड्यूस कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट सर ओपनिंग ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मैंने भी आपको बोला नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, काय के लिए, टू फैसिलिटेट मोर कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ सुनिएगा और फॉरेन बैंक्स भी खुले, कुछ एक दो और देखिएगा भैया, रिडक्शन इन जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जो बेटा कान बंद कर ले थोड़ी देर के लिए कर ले समझ में नहीं आएगा ना तेरे को, ये वो मनी एंड बैंकिंग वाली बात आ गई ना। ठीक है, तो दो चीजें होती है, एक सीआरआर एसएलआर। तो ये जो चीजें थी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, अरे कुछ नहीं है लल्लू यार। तो कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट रख के आना पड़ता था आरबीआई के पास। मान ले मैं कमर्शियल बैंक हूँ आईसीआई, मेरे पास 100 करोड़ डिपॉजिट्स है, तो मान ले इसका 5% मेरे को कैश रख के आना पड़ता था, किसके पास, आरबीआई के पास। तो मेरे पास कितना बचा फिर 95, तो मेरे तो फंड्स कम हो गए ना इससे, जब कम होंगे तो फिर मैं कम बांट पाऊंगा। तो सर ऐसे नाटक कर रखे थे इन्होंने, कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करते थे रेट्स वेट्स लगा के, आज भी है ये रेट्स, लेकिन उस टाइम पे इनको थोड़ा क्या कर दिया था, कम। यार इतना ज्यादा तुम उनसे तुम ही लूट लोगे उनसे, तो वो आगे कैसे करेंगे बैंकिंग। सिंपल सी बात है, जनता को बांटने के लिए तो पैसे छोड़ ही नहीं रहे तुम, पूरा तुम ही उनसे खींच लो कुछ। तो आरबीआई क्या करता था, उनसे पैसे खींच लेता था कि यार 10% दे दो मेरा सीआरआर रख के जाओ, वो तो तुम्हारे फंड्स कम हो रहे ना उससे। चलो अभी इतना से याद रखना तू। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, और जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स थी सीआरआर एसएलआर, उसको क्या कर दिया सर, उसको रिड्यूस कर दिया। किसके किसके एडवाइस, क्या बोलते हैं, मशवरे पे, सलाह, किसकी सलाह पे, सलाह सॉरी, तो किसकी सलाह से उन्होंने एक काम किया, बिकॉज ऑफ द नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट 1991। नरसिम्हम मतलब याद करो कौन था, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर है, बीड़ी पीता था बढ़िया। सुनिएगा, और लिबरलाइजेशन, अच्छा पहले क्या होता था, बैंक्स को ब्रांचेस को बढ़ाने में भी लाइसेंस वाइसेंस लो, हर चीज में देखो नाटक था, उसको भी सिस्टम खत्म कर दिया, बैंक्स की पाबंदियां भी हटा दी। लिबरलाइजेशन ऑफ बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी, अब ब्रांचेस को एक्सपैंड करने के लिए आपको लाइसेंस वाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। फ्रीडम्स वर गिवन टू द बैंक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग, रीलोकेटिंग एंड क्लोजर ऑफ ब्रांचेस। तुम चाहो ब्रांचेस को बढ़ाओ, शिफ्ट करो, रीलोकेट करो, कहीं भी खोलो, किसी को बंद करना है बंद कर दो। इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट को क्या दे दी गई, वो बैंकों को क्या दे दी गई, फ्रीडम दे दी गई। क्लियर है क्या, पक्का। उसके बाद सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, तो जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स, अब बैंक्स की एसेट्स क्या होती है, फंड्स, ठीक है, लोन्स देना बैंक की एसेट है सर ये। अरे बैंक की देखो बेटा, याद रखिएगा, आपको सीए इंटर में भी सिखाएंगे या फाइनल में सिखाएंगे, जो बैंकिंग सिस्टम होता है, बैंक्स होते हैं, उनकी अकाउंटिंग अलग होती है, बैंक ऑडिट जो होती है वो अलग तरीके से होती है, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट ही अलग होंगे। सोचो उनकी एसेट्स का टाइप ही अलग होगा, सही है कि नहीं है। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसकी एसेट्स का टाइप अलग होगा, समझ गए ना मेरी बात को। तो एक बैंक, तो ऐसे करके अलग अलग टाइप की चीजें होती है, तो वो सिखाई जाती है। तो सुनिएगा, तो बैंक के एसेट्स, मैंने क्यों बोला कि बैंक के एसेट्स क्या होती हैं, बेसिकली फंड्स, जो लोन्स देती है ना बैंक्स। अब सुनिएगा, बैंक तो दो टाइप के लोन देती है, तो अभी खैर मेरे इतना ज्यादा जाना नहीं चाहिए। तो सुनिएगा, जो आरबीआई है ना, आरबीआई ने जो
जो फॉर्मेट्स उसको दे रखे थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, थोड़ा उसको क्या बनाया, थोड़ा आसान बनाया। उसके अंदर उसने बोला, अब सुनिए, आसान बनाया प्लस ट्रांसपेरेंट बनाया। उसको बोला सारे बैंक्स को कि अब से आपको अपनी एसेट्स को क्लासिफाई करके बताना होगा कि 6 महीने से ज्यादा के कौन से लोन दिए, 6 महीने से कम वाले कौन से लोन दिए। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए 2-3, ठीक है। और क्या बोला आरबीआई ने बैंक्स को, डिस्क्लोजर करना जरूरी है, काय का, अपनी इनकम का, कि कितनी इनकम कमा रहे हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स का भी प्रोविजन पहले से लेके चलना जरूरी है और बनाना जरूरी है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्योंकि तुम्हारे तो डूबते ही हैं पैसे। और ये सारी बातें किसने रेकमेंड करी, नरसिम्हम कमेटी रिकमेंडेशंस, क्लियर है क्या। एंड उसकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से बुक्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ये क्यों किया गया, ताकि सर ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये अपनी एक्यूरेट ट्रूथफुल पिक्चर एंड फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि ये उस टाइम पे पता है क्या होता था, ये अपनी पोजीशन को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करते थे, डिस्क्लोजर ही नहीं करते थे, कई बातों का जो काम की बातें होती है उनको डिस्क्लोज ही नहीं करते थे। तो सर ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वाला ये जो नरसिम्हम कमेटी है इसने भी प्रेशर डाला कि यार ये बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो बातें दिखाने की हैं वो दिखनी चाहिए, क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। क्लियर है क्या, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ तो हुआ है। हाँ भाई, तो ये कौन से रिफॉर्म्स थे लोकेश, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर। मॉनेटरी मतलब क्या होता है, हाँ करेक्ट, हाँ भाई। तो मैंने कहा ना हर सेक्टर में आएंगे ना रिफॉर्म्स। ऐसे सर शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट का मार्केट को क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट, वेयर द शेयर्स आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। द प्राइमरी मार्केट फॉर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इज कॉल्ड, क्या प्राइमरी का मतलब क्या, पहली बार जहां इशू होते हैं वो क्या कहलाता है, कैपिटल मार्केट। और जहां सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती है उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज क्या है बाबू, समझ गए। हाँ भाई, तो सर क्या किया कैपिटल मार्केट के लिए, क्या किया सरकार ने उस टाइम 1991 में, अरे यार एक सौगात दे दी ना तुमको, कौन सी, 1988 में सेबी दे दिया ना यार, जो इस मार्केट को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, डेवलप करेगा, सारी जिम्मेदारियां उसको दे दी कि भाई टू कंट्रोल टू डेवलप दी फॉर दिस कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट। क्लियर है, चलो। और सेबी के आने से क्या हुआ, मोबिलाइजेशन ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, थोड़ा थोड़ा मोबिलाइजेशन बढ़ना चालू हुआ, शेयर बाजार में पैसा आना चालू हुआ। क्लियर, बस इतना ही है इसमें। तो उसके बाद सर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या नाम है इसका, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एलपीजी में चल रहा है ये सब। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेनली नाम ही क्या है, इंडस्ट्रियल, 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 इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया, तो सुनिएगा, मतलब वही स्मॉल स्केल लार्ज स्केल वो इंडस्ट्रीज की बातें चल रही है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर वो चलेगा। सुनो सुनो सुनो, हाँ भाई, नंबर 1, एक सेकेंड पानी पी ले, पानी पी ले, नहीं नहीं खत्म करेंगे। क्या कह रहा है, मैं क्या, तुम लोग ये वीडीएन के आसपास कौन कौन रहता है, विद्याधर नगर के आसपास, अच्छा। एक वो नहीं कि वीडीएन में एक जगह खुली है हमारे, मतलब एक नोन नहीं खुली है, पिज्जा गैलेरिया करके है ना, नया अभी खुला है, और वो उसमें भी आया था, शार्क टैंक में भी आया था, तो उन्होंने खोली है, हमारे घर के नीचे ही रहते हैं, हमारे टेनेंट्स हैं वो भैया, तो उन्होंने खोली है, वहाँ जाइएगा, थोड़ा डिस्काउंट भी और रेट्स वैसे भी अच्छी हैं, जरूर जाए तो मौका लगे तो जाइएगा और बताइएगा। एपीएस सर कहाँ पे, वीडीएन में, वीडीएन में लोकेशन डाल देना, मिल जाएगा आपको, उधर ही है मेन, सेंट्रल स्पाइन। किसकी, किसके सामने, एसकेजे के सामने, एफपीएफ, हाँ एफपीएफ यहाँ पे भी है क्या, वीडीएन में भी है, हमारे उधर भी चित्रकूट में। मैं खुद तो गया नहीं अभी तक। हाँ भाई, एक एक करके, हाँ उनको बोलूंगा मैं, एक्चुअली मैं खुद ही नहीं जा पाया, उन्होंने ओपन ही ऐसे टाइम पे किया जब मेरा सीजन चल रहा है। इस सीजन में बेटा मेरे को कुछ नहीं पता, 2-2.5 महीने से कुछ अखबार नहीं देखा, कुछ भी नहीं पता है। कोई पिक्चर तो मैंने आखिरी देखी थी वो पठान, और वो भी देखी क्या थी, वो तो 1-2 गाने में ही उठा था, मैं सो रहा था उस पिक्चर में पूरी में।
लीड पिक्चर थी यार, पिक्चर ही लीड थी। मैं उठा गया था, वो इतनी लाइट हो गई थी बिकॉज दे हैव यूज सो मच ब्राइट कलर्स ना उस पिक्चर में, तो ऐसे एक दो गाने से भाई साहब यूं चपक क्यों लाइट आई, मैं तब जगह सो रहा था, नहीं तो फिर पिक्चर में। कहाँ पे फ्री में क्यों देंगे, मेरे को नहीं देंगे, वो बढ़िया है वो तो वो तो वैसे बढ़िया है, वो तो वैसे फ्री में ना दे। अच्छा अच्छा, डिस्काउंट तो देंगे यार, वैसे भी रीजनेबल रेट्स। चलो चलो चलो, हो गया प्रमोशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब। कितने पिज्जा पे तू जाना तो सही, पहले देखना रेट्स वैसे ही सही है। अभी मैंने देखा, अभी छोड़ो अरे अभी वो लगा दूंगा ऊपर, शेयर कर लेंगे, ठीक। तो देखो मैं खुद ही नहीं गया आज तक यार, जाना है मेरे को, आज सोच रहा हूँ आज जाऊंगा, देखते हैं। हाँ भाई, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सुनिएगा। मैं आप लोगों की वजह से क्या ही बर्बाद होऊंगा, आपसे ज़्यादा तो मैं ही खाता हूँ मैं खुद की वजह से ही होता हूँ। कितना ही खा लेगी यार ये, एक पिज्जा बस बेटा, 10 खाता हूँ मैं। एक बार मैंने पूरी वैल्यू निकाली थी, याद है ना तुमको? वो कौन सा है वो, जीटी के आसपास 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे अनलिमिटेड पिज्जा मिलता है, कुछ 300 और समथिंग में, 300 समथिंग में फुल अनलिमिटेड। तो एक बार मैं चला गया और मैंने कहा नहीं, कहीं था, कुछ है वहाँ पे पिज्जा वर्ल्ड है कुछ, तो 300-400 रुपये का था। इतने खाए ना भाई साहब, एक हफ्ते तक जो मेरी तबीयत खराब हुई है यहाँ पे, मैं मतलब पढ़ाने भी आ रहा हूँ लेकिन ऐसी तबीयत खराब हुई ना, लेकिन पूरा यूज किया उसको, सारे पिज्जा लिए, सारे दबाके से खाए पिज्जा। फिर उसमें आइसक्रीम भी फ्री होती है और कोल्ड ड्रिंक भी फ्री होती है, मतलब पूरे 400 रुपये में कम से कम 1000 की वर्थ निकाली। लेकिन जो 6 दिन तबीयत खराब हुई ना, ऊपर वाली चीजें नीचे नहीं जा रही थी ऊपर ही रह गई। चलो लो चलो, बस 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 हो गया ब्रेक। दीदी ये हटा लो, मेरे को वो कर रही है विचलित। हाँ भाई, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टार्ट करें। लो देखो भाई, अब शांति, क्योंकि ज्यादा नहीं है, तीन एक पेज मैक्सिमम है, फ्री हो जाओगे आप। लो देखो, स्टार्ट करें, चलो बोलना मत। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा आएंगी, अरे बाकी में तो छोटे छोटा था, इसमें बड़ा है। तो देखो वही चल रही है, अरे बस सुनो। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 24 जुलाई 1991, ठीक है। 24 जुलाई 1991 को क्या, कौन सी पॉलिसी आई? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, क्लियर है। एंड काय के लिए आई? टू डीरेगुलेट द इंडस्ट्री एंड टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो सर इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए और उसको डीरेगुलेट किया इन्होंने, डीरेगुलेट करने के लिए ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, क्योंकि जरूरी था ना डीरेगुलेट करना, इतना ज्यादा पाबंदियां लगा रखी थी प्राइवेट सेक्टर पे, उसको जरूरी था डीरेगुलेट करना। क्लियर है क्या? देख ली। हाँ भाई, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो सर क्या है इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में? दे पुट एन एंड टू लाइसेंस राज सिस्टम बाय रिमूविंग द लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस। इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस, लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया? बिल्कुल रिमूव कर दिया, एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के इन्होंने बाकी सब पे से लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया। आप उन चीजों में भी बिजनेस कर सकते हो, और फिर 18 के बाद उसको और रिड्यूस करके, सुनिएगा इसके अंदर क्या है, लाइसेंस राज सिस्टम की 2 पार्ट्स बताता हूं आपको। अरे ओ भाई, लाइसेंस राज सिस्टम में 2 चीजें थी। एक, प्राइवेट सेक्टर को कोई भी नया काम करने के लिए, नया ब्रांच खोलने के लिए हर चीज में लाइसेंस लेना पड़ता था। असेट्स मंगानी है, असेट्स को इंक्रीज करना है, इंपोर्ट करना है, लाइसेंस लो। ब्रांच बढ़ानी है, नए प्रोडक्ट चालू करने हैं, लाइसेंस लो। वो तो एक अलग सिस्टम हो गया। एक दूसरा, उसमें भी लाइसेंस लेना पड़ता था।
लगभग कुछ ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी बढ़िया बढ़िया वो सारी इन्होंने पब्लिक सेक्टर के को दे रखी थी। अगर प्राइवेट सेक्टर को वो काम करना है तो उसमें क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। लगभग हर बड़े बिजनेस में, हर बढ़िया बिजनेस में लाइसेंस लेना पड़ता था। तो सर उस सिस्टम से को इन्होंने हटा दिया। 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सब पे से लाइसेंसेस हटा दिए। मतलब उनको अब प्राइवेट सेक्टर भी उनके अंदर काम कर सकता था। तो ऐसे कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बढ़िया चीज कर दी उन्होंने। सारे जो बिजनेसेस थे एक्सेप्ट 18 को छोड़ के बाकी सारे बिजनेसेस को उन्होंने क्या कर दिया, डी लाइसेंस कर दिया। मतलब अब उसमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी, उनको भी अब प्राइवेट सेक्टर भी चालू कर सकता था। और ये 18 को बाद में और लेटर ऑन रिड्यूस करके इट वाज रिड्यूस टू 5। तो 5 बिजनेस के अंदर आज की डेट में 5 बिजनेस में बेसिकली क्या है, क्या बोलते हैं, जो लाइसेंस लेना पड़ता है उसके अलावा बाकियों के अंदर अब लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है। ठीक है। सो आर्म्स एम्यूनिशंस नंबर 1 याद रखिएगा, ये काम की बात होती है। एक आर्म्स एम्यूनिशंस, एक एटॉमिक एनर्जी 2 हो गए, एक नारकोटिक ड्रग्स 3 और 4 हो गए हैजार्डस केमिकल्स। ठीक है। और इसके अलावा दारू, सिगरेट, बीड़ी, सिगार, इन ये सारे जो एक साथ हैं ये सब, ये अब आप बोलोगे बोलो सर ये तो 5 से ज्यादा हो गए। अरे 5 से ज्यादा नहीं, ये माहौल वाली चीजें एक ही साथ है सब। जो सिगरेट पीता है, जो दारू पीता है वो सिगरेट भी पीता है, ऐसा सुना है मैंने। और जो दारू, हाँ अरे वो बेवकूफ होते हैं फिर लोग। ठीक है, मैं क्या बताऊं, नहीं मैं नहीं पीता भाई। ऐसे मैंने सुना था बचपन में, एक मेरी वो थी एक क्रश, उसने मेरे को बोला था, बोला सिगरेट पीने से होठ काले हो जाते हैं। तो वो मेरे को तो मना करती थी, खुद पीती थी। अब उसको कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्रश थी ना वो। लेकिन उसको मैंने अभी बताया, अभी उसके 2 बच्चे हो गए छोटे से, क्यूट क्यूट, क्या नाम है उसका, वो नाम तो पता नहीं। वो औरत है, मैं आदमी हूं, मैं क्यों जेलिस होऊंगा, तो जेलिस क्यों होऊंगा मैं, वो एक ही थोड़ी थी। पिड़े। हाँ भाई, तो मेरे को तो वो वाली बात याद आ गई, क्योंकि वो मेरे को करती थी मना और खुद पीती थी। कैसे बताऊं, दोस्त नहीं है क्या, दोस्त हो जाते हैं बेटा आजकल। हम किसी के साथ रिश्ते खराब नहीं करते, ऐसी थोड़ी दुनिया चलती है कि नहीं। हाँ भाई, तो क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। समझ में आया, सारी इंडस्ट्रीज पे से लाइसेंसिंग हटा दी एक्सेप्ट फॉर 5। आज की डेट में 5 है, 5 में लाइसेंस लेना पड़ता है। बोलो 5 मेरे साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 आर्म्स एम्यूनिशंस, डिफेंस गुड्स, दूसरा हो गया एटॉमिक एनर्जी, तीसरा नारकोटिक्स ड्रग्स, चौथा हैजार्डस केमिकल्स, और 5वें में तीनों माहौल की चीजें हो गई अपनी। कौन कौन सी, ड्रिंक्स, सिगरेट्स एंड सिगार्स। तो इनमें अभी भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। हैजार्डस केमिकल्स में मतलब एक्सप्लोजिव्स। अरे हैजार्डस केमिकल्स का मतलब हो गया एक्सप्लोजिव्स, पटाखे वटाखे लगाने के लिए भी तो चाहिए होता है। विमल के लिए चाहिए, देख ले लिखा है उसमें, टोबैको भी है, ऐसी में ही आ जाता है वो, सिगरेट सिगार में ही डलता है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट। तो पहला बात समझ में आया क्या, लाइसेंस राज हटा दिया, लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम हटा दी, लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया ऑलमोस्ट ऑल फ्रॉम ऑल द बिजनेसेस एक्सेप्ट 5 को छोड़ के सब पे से अब लाइसेंस की सिस्टम हटा दी, अब उनमें लाइसेंस लेना नहीं पड़ता था। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ इंडस्ट्रीज रिजर्व थी, ये मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, 12वीं में पढ़ाया होता है ये। पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ इंडस्ट्रीज रिजर्व थी कि ऐसे सोचो कि यार एक घर के अंदर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं बेसिकली। आप सुनिएगा क्योंकि बार बार मैं बोलूंगा। एक है बड़ा भाई है पब्लिक सेक्टर, ठीक है, उसके बाद बीच वाला भाई है कौन, मीडियम एमएसएमई, और तीसरा कौन हो गया भाई साहब, स्मॉल स्केल सेक्टर। अब सुनिएगा, तो क्या होता था, कुछ इंडस्ट्रीज किसके लिए रिजर्व थी, ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर। बोले यार ये काम तो बड़ा भाई ही करेगा, ऐसा कुछ था कि उसके अंदर जो स्मॉल स्केल वाले हैं या कोई मीडियम स्केल वाले हैं या प्राइवेट सेक्टर है उसको अलाउ नहीं करते थे उन बिजनेस में। बोले ये तो बड़ा भाई ही करेगा, मतलब पब्लिक सेक्टर ही बिजनेस ये करेगा। तो ऐसे इंडस्ट्रीज कुछ रिजर्व थी ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर, तो उसको कम करके, कुछ बहुत सारी थी यार, उनको कम करके इट वॉज लिमिटेड टू 8 सेक्टर्स। 8 सेक्टर्स में उन्होंने लिमिट किया, और उसको फिर 2 आइटम्स पे, आज की डेट में सिर्फ 2 आइटम्स ऐसे हैं जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं है, वो काम सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही, वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने रिजर्व कर रखा है। ऐसे कौन से 2 बिजनेस हैं, रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी। बाकी सबके अंदर अपना प्राइवेट सेक्टर अब अलाउ हो गया है। रेलवे भी उसमें छोटी छोटी चीजें होने लगी हैं, अभी
वैसे नहीं कहा गया, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स देने लग गए हम, नहीं देने लग गए प्राइवेट सेक्टर को। आप जाओ कानपुर के अंदर कट्टे बनते हैं उधर, पिक्चर नहीं देखिए नो, मिर्जापुर, वही मान ले। तो वो तो मजाक है बेटा, उससे तो ज्यादा हमने बचपन में ही देख ली थी। चलिए, बहुत तगड़ा खून खराबा होता है, मतलब उस साइड तो यूपी में एमपी में काफी पहले होता था, अब नहीं होता। तो सुनिएगा, हाँ जी, इसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। अभी तक समझ में आया 2 पॉइंट्स, ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चल रहा है। पहली वाली में समझ में आया, दूसरे वाला समझ में आया। पब्लिक सेक्टर के लिए जो बिजनेसेस रिजर्व कर रखे थे, रोक रखे थे ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर, उनको कम करके किस पे कर दिया? 2। आज की डेट में सिर्फ 2 पब्लिक सेक्टर ही करता है, वो कौन कौन से? रेलवे और एटॉमिक एनर्जी। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट एमआरटीपी एक्ट। अब सोचो अब क्या करेंगे, उसको खेल ही खत्म कर देंगे साले का। सुनिएगा, पहले उसको क्या किया था 80 के दशक में? रीस्ट्रक्चर, असेट लिमिट वाज इंक्रीज फ्रॉम 20 करोड़ टू 100 करोड़ फॉर लार्ज स्केल, रीस्ट्रक्चर किया था। और अब क्या कर देंगे दीदी, बोलो? प्रोविजंस रिलेटेड, सुनिएगा, इट वाज रिपील्ड। उस एक्ट को क्या कर लिया? रिपील कर दिया था, खत्म ही कर दिया था एक तरीके से। लेकिन वो एक्ट थी किससे रिलेटेड कि यार मोनोपोलीज ना बन जाए, 4-5 फर्म्स आपस में अमालगमेशन, मर्जर वर्जर अगर कर ले तो सर गवर्नमेंट की फटी रहती थी, बोले यार कि मोनोपोली जैसा ना बना ले। तो इसलिए इनको क्या करती थी गवर्नमेंट? कंट्रोल कर रखा था गवर्नमेंट ने, बहुत ज्यादा असेट्स को भी इंक्रीज नहीं करने दे रहे थे। क्लियर है? क्या नाम ही क्या था? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इनकी ट्रेड प्रैक्टिसेस को गवर्नमेंट क्या करती थी? रेस्ट्रिक्ट करती थी। क्लियर? ओके, तो सुनिएगा, ये पूछ सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। अब ये इंपॉर्टेंट है कि एमआरटीपी में बेसिकली था क्या, ऐसे क्या रूल्स थे जो जिनको हटाना जरूरी था। तो यार देखो आप, प्रोविजंस रिलेटेड टू मर्जर वर्जर करने पे रोक थी, अमालगमेशन करने पे, है ना, टेक ओवर, एक जो एक्विजिशन करती है, एक फर्म दूसरे को एक्वायर करना चाह रही है, एक्वायर कर रही है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रोविजंस इन्होंने लागू कर रखे थे, बहुत ज्यादा। और सुनिएगा, स्क्रूटनी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कोई लार्ज फर्म्स कोई नए इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसको भी ज्यादा प्री स्क्रूटनी कराओ, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले परमिशन लो, ये और वो, हर चीज में नाटक थे इनके पहले, ताकि वो लार्ज फर्म्स और लार्ज ना हो पाए। सही बात है? तो बहुत ज्यादा। और एक और, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए परमिशन लो, डाइवर्सिफाई करना है, कोई नए प्रोडक्ट चालू करने, प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव करना है। बोला था ना मैंने, जूते बनाते हो, अब टी शर्ट बनानी है, बोला नहीं पहले उसके लिए भी अलग से क्या लो, परमिशन लो। ऐसे डाइवर्सिफाई करने में भी ज्यादा नाटक करते थे ये लोग, तो इतना ज्यादा ये लोग करते थे। एमआरटीपी इसलिए जरूरी थी खत्म होनी। क्लियर? तो सुनिएगा नेक्स्ट, तो यार इसी का एक इंडस्ट्रियल फीचर्स में क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में नई बात कि एमआरटीपी एक्ट को भी क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया। पहले रिस्ट्रक्चर किया, फिर नेक्स्ट मेनी गुड्स। अब सुनिएगा, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ बिजनेस पहले था ऐसा कि कुछ बिजनेस करेगा बड़ा भाई, कुछ बिजनेस करेगा छोटा भाई। और सुनो, मतलब ऑलमोस्ट 800 आइटम्स वर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल। अब सुनना, मान लो मेरा स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो मान लो टॉयज हो गया, गारमेंट्स हो गया, इट वाज रिजर्व्ड ओनली फॉर स्मॉल स्केल। अब यार मान लो ये लोकेश है, ये लार्ज स्केल पे काम करता है, बड़ी कंपनी है, ये मान लो कुछ जूट वूट बनाता है या स्टील बनाता है, अब ये आना चाहता है मान लो किस बिजनेस के अंदर, टॉयज वाले में, तो इसको नहीं आने देते थे, बोले नहीं यार वो तो बिजनेस स्मॉल स्केल करेगा सिर्फ। समझ गया मेरी बात? कोई प्राइवेट सेक्टर अगर स्मॉल स्केल में जाना चाहे तो कुछ बड़ा करना चाहे तो उसको नहीं करने देते, बोले यार बोला इससे बड़ा इसको नहीं करना है। तो स्मॉल स्केल को बढ़ाने, मतलब कोई एक्सपैंड हो रहा है, वो उसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो उसको वो आगे बढ़ेगा ही ना, उसको रोकते थे, बोले नहीं है तो स्मॉल स्केल में ही आएगा बस। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत ज्यादा कर रखा था कि यार ये बिजनेस तो बड़ा भाई करेगा, ये बिजनेस छोटा भाई करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर बोलता बोला हम क्या फिर झुंझुना हिलाएंगे, हैं वो बच्चे वाला टंग टंग करेंगे, बोले क्या करें हम भी, हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ो। तो यही इन्होंने यहाँ पे किया। तो सुनिएगा, ये जो 800 आइटम्स क्या कर रखे थे, रिजर्व कर रखे थे, किसके लिए? स्मॉल बिजनेसेस के लिए, उसको भी इन्होंने क्या किया? डी रेगुलेट किया, डी रिजर्व किया। ठीक है? तो सुनिएगा, सो मेनी स्मॉल स्केल गुड्स, many goods produced by the small scale industries were de-reserved। क्लियर है क्या? अब उन बिजनेसेस के अंदर लार्ज स्केल वाले भी लोग आ सकते थे। क्लियर है क्या? बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते थे, पहले नहीं करने देते थे। क्या टॉयज का बिजनेस है तो यार उसमें मान लो कोई 50 करोड़ इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बड़ा बिजनेसमैन, उसको करने नहीं देते थे, बोला इसकी लिमिट ही 5 करोड़ है, उससे ऊपर नहीं जाने देंगे भाई,
क्योंकि ये स्मॉल स्केल का इसको लेवल कहां तक रखना है, सिर्फ स्मॉल स्केल तक ही रखना है इसका लेवल, ऐसा वो बोलते थे। लेकिन सर ये सारी चीजें हटा दी गई, कब, बाद में। क्लियर। नेक्स्ट, द पॉलिसी एंडेड द पब्लिक सेक्टर मोनोपोली इन मेनी सेक्टर्स। तो सर ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, इसने सरकार की कुछ चीजों में जो क्या चल रही थी सरकार की मोनोपोली, उसको एक तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्लियर है। उसके बाद सुनिएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ये भी इंडस्ट्री का ही तो पार्ट है ना सर, क्योंकि इंडस्ट्री कब आगे बढ़ेगी, जब हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। क्योंकि हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक सेविंग्स थी वो हमेशा क्या पड़ती है, कम। तो हमें तो किसकी जरूरत पड़ती है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। तो उसके लिए उसको भी तो लिबरलाइज करना जरूरी था, इसलिए बोल रहा हूं ये इसका भी पार्ट है। मैं इसको भी दूसरे मेजर्स में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, फॉरेन ट्रेड में भी पढ़ाऊंगा। लेकिन आप सोचो ये हमारी इंडस्ट्रीज के लिए भी तो जरूरी है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाँ भाई, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक और चीज क्या हुई, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो लिबरलाइज्ड। ऑटोमेटिक अप्रूवल कौन देता है, याद करो 3 अप्रूवल होते हैं, बताया था उस दिन। एफडीआई में अगर किसी को एफडीआई करना है भारत में 3 अप्रूवल होते हैं, ऑटोमेटिक, गवर्नमेंट रूट, और तीसरा एक और था, फॉरेन इक्विटी इन्वेस्ट कर दो। याद करो, एक वो डायग्राम था, टेढ़ा करके दिखाया था, हाँ ऐसा, याद आया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया, कुछ बिजनेसों में क्या देने लग गए, ऑटोमेटिक परमिशन देने लग गए, ऑटोमेटिक अप्रूवल देने लग गए, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स अप टू 51%। अगर आप किसी बिजनेस में, कोई भी विदेशी इन्वेस्टर अगर किसी बिजनेस में 51% से ज्यादा खरीद रहा है तो उसको ऑटोमेटिक परमिशन हम देने लग गए। क्लियर है। विच वॉज लेटर इंक्रीज्ड ऑल्सो, दिस लिमिट वॉज ऑल्सो इंक्रीज लेटर। देखो लेकिन सर फिर भी कुछ चीजों में एफडीआई क्या है सर, प्रोहिबिटेड है। जैसे कि 4 सेक्टर्स में, एक है रिटेल ट्रेड में प्रोहिबिटेड थी, रिटेल ट्रेड जैसे वॉलमार्ट वगैरह। भाई अगर ये आ जाए तो हमारे तो रिटेल में हालत खराब हो जाए। जो आपके आसपास की जो दुकानें वगैरह हैं जहां से अपन सामान खरीदते हैं, उनका खेल खत्म है जिस दिन ये आ जाएंगी। अरे यार ये बात समझ में, तो सर हो भी रहा है, अरे हो भी तो रही है ना यार, डीमार्ट है ही, हो ही रहा है ना, लेकिन उससे ट्रेड खराब हो तो रही है, लेकिन उसको बंद नहीं कर सकते थे ना, डीमार्ट तो हमारा ही है ना, यही तो है, वो तो हमारा ही है, उसको कैसे बंद कर देंगे। वॉलमार्ट को नहीं आने दे रहे थे हम, समझ लो। अभी भी आपको बता दूं 2014-15 की बात है, वो जब कांग्रेस की सरकार थी तो वॉलमार्ट आने वाला था उस टाइम पे भी, तो फिर बीजेपी वालों ने काफी उसके रेस करी वॉइसेस, बोले ये कैसे चल रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो देखो 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 भाई, बातें नहीं। जल्दी से 4 चीजें जिसमें एफडीआई प्रोहिबिटेड है। नंबर 1 रिटेल ट्रेड, एटॉमिक एनर्जी में हम एफडीआई नहीं लेते, लॉटरी बिजनेस को वैसे ही हमने इलीगल माना हुआ है, बैटिंग गैम्बलिंग को इलीगल माना हुआ है, इसके अंदर हम एफडीआई नहीं लेते। सुनिएगा, याद रखिएगा 4 के अलावा 5वां देगा क्योंकि। नेक्स्ट सर, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड को इन्होंने और क्या किया, इट वॉज फर्दर लिबरलाइज्ड। ठीक है, इतना ही याद रखो, इसको ज्यादा नहीं पूछेंगे इसके अंदर कुछ। देखो भाई, उसके बाद अब एक ये वाली लाइन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने हल्की सी लिखी हुई है। हाईएस्ट टैरिफ सोचो 1990 में, इससे आपको आइडिया लगेगा कोई भी चीज पे कितना हाई टू हाई टैरिफ ले लोगे आप इंपोर्ट करने पे। 350% टैरिफ लेते थे, कोई चीज होगी कुछ चीजों के ऊपर, द मैक्सिमम टैरिफ रेट ऑफ ऑन इंपोर्ट्स वाज 355%। सोचो वो चीज जो है उसका 350% ज्यादा वैल्यू लेते थे। मैंने बताया अभी तक गाड़ियां 2 करोड़ की और सीधे पड़ रही हैं, उनको 8-9 करोड़ की गाड़ी पड़ जाती थी आती, इतना ज्यादा कई चीजों पे था। तो सुनिएगा, द टॉप टैरिफ रेट वाज, जो पहले अर्लियर कितनी होती थी 355% तक थी किसी कई चीजों में, उनको रिड्यूस करके कहां तक लेके आ गए, टॉप टैरिफ रेट को 85% इन 1993 एंड 94, और टॉप टैरिफ को रिड्यूस करके 56 और 95 और 96 में कितने पे लेके आ गए, 50%। टॉप टैरिफ रेट वाज 50%। ठीक है यार, कुछ 100 रुपए की चीज है, ज्यादा से ज्यादा टैरिफ कितना लग जाएगा, 150 नहीं 50, मतलब वो चीज कितने की हो जाएगी, 150 की। तो 50% टैरिफ रेट, मैक्सिमम टैरिफ रेट कितनी कर दी, 50% तक रिड्यूस करके ले आए थे, जो कितने तक थी, 350 तक। ठीक है, इस बात का एक एक्सेप्शन क्या है, ऑटोमोबाइल पे अभी भी क्या है सर, 100% लगती है टैरिफ। क्लियर है, 2 करोड़ की कार 4 करोड़। ठीक, काय को गलत बात, ठीक,
प्रमोट करें ना, खुद को भी तो करेंगे ना। हाँ भाई आगे एक और बात अभी पढ़ा था हमने, रुपी को क्या कर दिया, डीवैल्यू कर दिया बाय 18% अगेंस्ट द डॉलर टू इंक्रीज आर एक्सपोर्ट्स। क्लियर है क्या? उसके बाद क्या किया, और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर प्रोवाइडेड विद ग्रेटर ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग। सुनिएगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, अरे गवर्नमेंट के बिजनेसेस, तो सर उनका हमेशा ये ब्लेम होता था सरकार को कि यार हम इसलिए ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमा पाते क्योंकि तुम हमारे ऊपर ज्यादा ही वो कुछ करते हो, हर बार डिसीजंस वगैरह लेने और डिले हो जाता है उसके अंदर, सब चीजें करो तो तुमसे पूछ के करो हर चीज। तो सर इसलिए गवर्नमेंट ने उनको भी थोड़ा क्या दे दी, ऑटोनॉमी, बोला ठीक है तुम भी अपने हिसाब से कर लो। तो ऑटोनॉमी इन्होंने दी, फ्रीडम दी काम करने की, किसको, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। क्लियर है क्या भाई? आज रेलवे है ना, रेलवे का बजट अलग से आता है, अगर आपको पता हो तो। ऑटोनॉमी दी ना उसको यार, बोला ठीक है चलाओ तुम अपने हिसाब से। क्या आता है, जोर से बोलो। अब आगे क्या, ठीक है तो हाँ तो अलग से आता था ना यार, लेकिन अलग से आता था, और अभी भी उसकी जो मिनिस्ट्री है ना उसको एक तरीके से ऑटोनॉमी काफी दे रखी है काम करने की। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा उसमें भी ज्यादा क्या होती थी, इंटरवेंशन होती थी। ठीक है जी, हाँ भाई। तो अब नेक्स्ट ये कौन से पॉलिसी मेजर्स पढ़े हमने, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रीज के लिए। अब किसके लिए आ गया, फॉरेन ट्रेड आ गया, देखो वापस से। तो सर क्या किया फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए, सर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को क्या किया, डिसमेंटल किया। हमने क्वांटिटेटिव इंपोर्ट कोटाज, इतनी मशीन से ज्यादा नहीं मंगा सकते, उतनी से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कि यार 4 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट, या ये सब हमने ऐसी कुछ बना रखी थी लिमिट्स, तो सर वो लिमिट्स को हटा दिया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया फ्रॉम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट सुनिएगा, सर हमारी पहले जो फॉरेन ट्रेड की जो रिजीम हुआ करती थी, हम क्या बोलते थे, हमारा फॉरेन ट्रेड को क्या मानते, क्या करना चाहते थे, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इनवर्ड का मतलब क्या था, कि जो भी है आए ही आए, एक्सपोर्ट खूब हो और इंपोर्ट कम हो, ऐसा हमारा सोचना था। लेकिन इसको बंद करके नया उन्होंने रिजीम अपनाया, क्या था, आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड रिजीम। क्लियर है? तो उन्होंने फिर इंपोर्ट्स को भी काफी बूस्ट अप किया कि ठीक है इंपोर्ट्स करो, इंपोर्ट कंट्रोल्स हटा दिए उन्होंने। क्लियर है क्या? अरे हटा दिए, कम कर दिए, ताकि यार ओपन करो ना इकोनॉमी को, और ओपननेस करो। ये क्या मतलब है, बोला बस पैसा आए जाए ना। तो इनवर्ड लुकिंग थी ना ट्रेड स्ट्रेटेजी, उसको क्या किया, देखो लिखा है, अरे बातें नहीं यार, डिस्टर्बेंस हो रहा है। फोकसिंग ऑन मोर आउटवर्ड ओरिएंटेड रिजीम। क्लियर है? रिडक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैरिफ्स को रिड्यूस किया और उसको और सिंप्लीफाई किया। टैरिफ 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स। याद आया? ठीक है, हाँ भाई। रिमूवल ऑफ, और क्या किया सरकार ने ट्रेड पॉलिसी में, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स। सर इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था पहले, क्या लेना पड़ता था, इंपोर्ट लाइसेंस लो, और उसको ऑब्टेन करना भी बड़ा नाटक का काम था पहले। तो सर उसको भी क्या किया, उस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फ्रॉम इंपोर्ट्स। क्लियर है क्या? पहले इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था भैया। क्लियर है? तो ये सिस्टम्स को ठीक कर दिया गया, काय के लिए, ताकि क्या हो, ग्लोबलाइजेशन, इंडिया की इकोनॉमी क्या बन जाए, एक ग्लोबल इकोनॉमी बन जाए। क्लियर है? और इसमें क्या किया, देखो लिखो, एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव्ड, ताकि हम खूब एक्सपोर्ट करें। देखो एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार हमसे लेती थी, जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो उनको भी सरकार ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि हम खूब क्या करें, एक्सपोर्ट करें। और हमारे एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी इन द फॉरेन मार्केट, हमारे प्रोडक्ट्स को पहचान मिलेगी दूसरे अब्रॉड मार्केट्स में। सही बात है क्या? अरे बोलो। पहले लेकिन क्या लगा रखी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। सही है, मतलब अगर आपको वहां एक्सपोर्ट करना है तो पहले सरकार को एक्सपोर्ट ड्यूटी और दो, तो इससे कई लोग नहीं करते थे एक्सपोर्ट, बोले यार ये क्या फालतू नाटक है, तो उसको भी खत्म कर दिया गया। तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। आप जानते हो एक्सपोर्ट ड्यूटी करने से हमारा क्या बढ़ जाते थे, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती थी, और उससे वो कोई खरीदता ही नहीं था उसको विदेश में। तो इन्होंने क्या किया, उस एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया, और हमारे प्रोडक्ट्स भी वहां पे क्या होने लग गए, अपना जमाने लग गए मामला। क्लियर है क्या? इन 1991
इंडिया स्टिल हैड, अब सुनिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है, 1991 में इंडिया की जो हमने पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है, बेसिकली तीन सिस्टम होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग भी, और तीसरा होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो 1991 तक हमारा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो कैसा था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी एक्सचेंज रेट, इसलिए तो 18% डिवैल्यू कर दिया था, याद आया क्या, 18% हमने क्या कर दिया, अपनी करेंसी को इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी क्या कर दिया था, डिवैल्यूएट कर दिया था, ताकि हमारे क्या बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े। क्लियर है? तो 1991 तक हमारी क्या पॉलिसी थी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हम फॉलो करते थे। सुनिएगा, उसके बाद 1993 में, बेसिकली 1993 में, अगले पेज पे बेटा, अगले पेज पे, 1993 ऑनवर्ड्स हमने क्या फॉलो किया, बोलो, मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या फॉलो किया? क्लियर है? इसके बीच में हम थोड़ा उथल पुथल हो रहे थे, कंफ्यूजन में थे, क्या फॉलो करें क्या नहीं फॉलो करें, तो हमने एक डुअल रेट सिस्टम फॉलो किया, लेकिन मेनली दो याद रखो, 1991 तक क्या फॉलो किया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, 1993 से क्या कर दिया, मैनेज्ड फ्लोटिंग, मतलब द एक्सचेंज रेट वाज अलाउड टू फ्लोट फ्रीली, बट कभी कभार उसमें गवर्नमेंट क्या करती थी, इंटरवीन करती थी। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैनेज्ड फ्लोटिंग बोलते हैं। वैल्यू बढ़ा दी? नहीं, बढ़ाई नहीं, सिस्टम बदल दिया। एक्सचेंज रेट पहले कैसे डिसाइड करते थे, पहले सरकार डिसाइड करती थी, फिर डिमांड सप्लाई से होने लग गया, मैनेज फ्लोटिंग वाला सिस्टम बताया था ना, जहां पे डिमांड सप्लाई भी होता है प्लस कभी कभार सरकार भी उसमें इंटरवेंशन करती है। हाँ भाई, नेक्स्ट और सुनो फटाफट से। सो इंडिया हैज विटनेस्ड वास्ट चेंजेस ओवर 31 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो अभी तक इन रिफॉर्म्स का क्या हमको देखने को मिला, क्या बदलाव कुछ दिखे या नहीं दिखे, तो देखते हैं सर क्या क्या दिखा। नंबर 1, इंडिया हैज इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड द इकोनॉमी इनटू अ ग्लोबल इकोनॉमी। हमने हमारे देश की इकोनॉमी को इंटीग्रेट हम कर पाए हैं, सफल हुए इंटीग्रेशन में, जोड़ पाए हैं किससे, ग्लोबल इकोनॉमीज से। क्लियर है? मतलब ग्लोबलाइजेशन सफल रहा हमारा। क्लियर है? इंडिया क्या हो गई, इंडिया इज ऑल्सो, अभी भी नहीं, मतलब इंडिया इज प्रोग्रेसिवली मूविंग फास्ट टुवर्ड्स मेकिंग आवर इकोनॉमी मोर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी देन सोशलिस्ट। क्लियर है? वैसे तो मिक्स्ड है हमारी, लेकिन ठीक है, मिक्स से हम किस तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे मार्केट ओरिएंटेशन की तरफ चल रहे हैं। ठीक, इसके साथ साथ हमारे प्राइवेट सेक्टर की भी क्या हो रही है सर, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी गई है, खूब ग्रोथ हुआ है ना प्राइवेट सेक्टर में यार। और बोलो भाई, और क्या हुआ, बाकी छोड़ सकते हो आप जो मैंने छोड़े हुए हैं, अरे तो चाहो तो रीड भी कर ले, क्योंकि पाप नहीं लगेगा भाई। ऑटो कंपोनेंट्स में भी ग्रोथ हुई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें भी काफी ग्रोथ हुई है। ईज ऑफ ट्रेडिंग कंट्रोल्स, सर ट्रेड कंट्रोल्स क्या हुए हैं, काफी उनमें ईज आई है, उनको आसान बनाया गया है, आसान हो गए ट्रेड कंट्रोल्स। एंड वी हैव इजी एक्सेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, आप कुछ भी इंपोर्ट करना चाहो कर सकते हो, फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो, इनपुट्स इंपोर्ट करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ईज ऑफ एक्सेस। क्लियर है क्या? उसके बाद मैं एक ही चीज से खुश होता हूं, गोल्स खत्म होने से। सोच क्या है वो तो होगा, बताता हूं, जहां तक हाईलाइट हो रखा है वहां तक। हाँ भाई, बस अगला ही पेज है बेटा, खुशी की लहर। हाँ भाई, सो ईज ऑफ डूइंग ट्रेड, सर साफ है, ईज ऑफ ट्रेड कंट्रोल्स हो गए। ट्रेड कंट्रोल्स आज की डेट में काफी आसान है, कंट्रोल्स इतने ज्यादा नहीं है, नहीं है ना। यू कैन हैव इजी एक्सेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, इनपुट्स कुछ भी खरीदो। सर एफडीआई इनफ्लो क्या हो गए हमारे देश में, स्टेबल आ रहे हैं खूब दमादम, और स्टेबल है सर, है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब छोड़ रही हैं फर्म्स, आ रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। स्टेबिलिटी है सर, स्टेबली आ रहा है बकायदा। क्लियर है? एंड साथ में क्या आ रहा है, एफपीआई भी आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं रेगुलर। ठीक है? उसके साथ साथ India enjoys a solid cushion of foreign exchange reserves of almost close to 8 months of import cover. आज की डेट में हमारे पास कम से कम भी 8 से 9 महीनों का इंपोर्ट कवर है। ठीक है?
तो रिजर्व्स मतलब एक तरीके से कितने के रिजर्व्स है हमारे पास? 8 से 9 महीनों के, जो एक टाइम पे क्या हो गए थे, कितने दिन के बचे थे? सिर्फ 13-14 दिन के। इसके साथ साथ हमारे देश में रॉबस्ट डिमांड होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। किन चीजों की? आईटी इंडस्ट्री, हमारे देश में नहीं, मतलब हमारे देश के प्रोडक्ट्स की डिमांड होती जा रही है। आईटी इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे सीए का योगदान आ जाता है सर, तो फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ये सारी चीजें जो है, इसका कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी काफी इंक्रीज होते जा रहा है। तो ट्रेड सरप्लस में इंडिया के जीडीपी के अंदर जो इन सर्विसेज का काफी योगदान हो रहा है। बढ़िया है सर, अच्छी बात है। हमारी सर्विसेज दूसरे देश भी ले रहे हैं, क्लियर है, हमारे पास पैसा आ रहा है भाई साहब उससे, याद रखिएगा, पूछ सकता है। उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी हैज रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली, काफी रिड्यूस हुई है। सही है क्या? रिफॉर्म्स सुनिएगा, और जो रिफॉर्म्स आए 1991 के बाद ये सारे, इट हैज लेड टू इंक्रीज्ड कंपटीशन इन बैंकिंग में भी खूब कंपटीशन हो गया सर, आज के डेट में खूब है ना कंपटीशन, कम तो नहीं है, खूब ऑप्शन है ना सर। इंश्योरेंस में भी खूब ऑप्शन है सर, फाइनेंशियल सर्विसेज भी ग्रो हो रही है धीरे धीरे। इट इज लीडिंग टू ग्रेटर कस्टमर चॉइस, कस्टमर को चॉइस मिल रही है, और ये मार्केट्स धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? एफिशिएंट बनते जा रहे हैं। क्लियर? एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में भी क्या हुई है सर? ग्रोथ हुई है। एनर्जी, पावर, इन सब में, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में भी क्या हुआ है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है। क्लियर है क्या? तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं भी बेटर होते जा रही हैं। और उसके बाद बस दो चीजें और, इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी और ज्यादा डिपेंड होते जा रहा है, ग्रोथ करते जा रहा है, ड्यू टू इंक्रीज्ड फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइजेशन। फाइनेंशियल सेक्टर में जो लिबरलाइजेशन मेजर्स हुए उसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर भी काफी बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी हमारे अभी भी हाई लेवल्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट बने हुए हैं, इन्फ्लेशन अभी भी है, हाई लेवल ऑफ डेट अभी भी काफी हमारा है। क्लियर है क्या? तो ये बातें ध्यान रखिएगा भाई साहब। अभी भी हमारा जो एवरेज है 64.5% ऑफ 22 जो हमारा इंडिया का डेट है, उससे एवरेज जो डेट होना चाहिए उससे भी ज्यादा रेट पे हमारा डेट है। क्लियर है? तो अभी भी मतलब हमारे जो बजट में रेवेन्यूज उतने ज्यादा नहीं है, अभी भी हमारा जो डेट कंपोनेंट है, डेट रिसिप्ट है, वो ज्यादा है। जोर से बोल बेटा। फाइनेंशियल सेक्टर को भी लिबरलाइज किया ना, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर को भी बढ़ाया हमने, पाबंदियां हटाई। फाइनेंशियल सेक्टर याद कर, बैंक्स वगैरह को भी इंक्रीज किया, इंट्रोड्यूस किया, कंपटीशन, नए नए बैंक्स खोले। अच्छा सुनो सभी लोग, तो आज मैं नए टॉपिक्स का जो वीडियो है वो उसका लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है? जो नेशनल इनकम के न्यू टॉपिक्स एडिशनल वाले मैं भेजूंगा ही पहले, वही जो न्यू है। क्लियर है? ऐसे समझ लेना, वही न्यू, ठीक है? आज ही भेज दूंगा, टाइम होगा आज देख लेंगे। ये तो साइड बाय साइड चल ही रहा है, इसमें तुम्हारे तो कोई होमवर्क मिल नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? पूछ लेना, फ्री है अभी। किसके? हाँ 2-3 दिन तो ले लेंगे अभी क्लास है।